Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, 12th का कोर्स मैक्स टू मैक्स 60 वीडियो में कंप्लीट होगा। 30 मिनट्स का एवरेज हर वीडियो आपका होगा, है ना। तो इस सुपर 30 में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को लिंक समझ गए, ठीक है। चलो स्टार्ट। अब हम जब पब्लिक के पास जाते हैं तो हम पब्लिक के पास कैसे जाएंगे। आज एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई, कितना अमाउंट मांगेंगे, कितनी इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, सब चीज डिसाइड हो गई। अब हमको सीधा पब्लिक के पास जाना है। तो क्या हम डोर टू डोर जाएंगे? नहीं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। हम अंडर राइटर्स के थ्रू पब्लिक के पास जा सकते हैं, ठीक है ना। हम प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे जिसके अंतर्गत सारी टर्म्स कंडीशन, क्या क्या कंपनी के प्लान है, क्या कंपनी चाहती है, क्या कंपनी का मोटिव है, कितना फंड हमको रिक्वायर्ड है, कितने शेयर्स हम इशू करेंगे, कितनी अथॉराइज्ड कैपिटल है, अभी हम शेयर्स जो इशू कर रहे हैं उसमें हम कितना अमाउंट कब कब कॉल करेंगे, सारी डिटेल हम इशू करते हैं। और वो जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है प्रॉस्पेक्टस। क्या बोला जाता है? प्रॉस्पेक्टस, बराबर। तो हम हमारा मैसेज प्रॉस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाते हैं कि भैया हम लोग हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये हमारा प्लान है, ऐसा होगा वैसा होगा, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे और इतना इतना अमाउंट हम आपसे इसी हिसाब से कॉल करेंगे। सारी डिटेल हम उनको फर्स्ट डे डिस्क्लोज कर देते हैं प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। क्लियर? एक कंपनी ने एक प्रॉस्पेक्टस इशू करा, 20,000 शेयर्स इशू करना है, 10 रुपीज ईच है, 2 लाख शेयर्स का अमाउंट होगा, बराबर। अब हमने जब प्रॉस्पेक्टस इशू करा तो पब्लिक के थ्रू हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट हुआ है, अमाउंट कलेक्ट हुआ, एप्लीकेशन बनी, जो भी हमारी डिसाइडेड थी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या आप जितने शेयर्स इशू करना चाहते थे उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है? तो हमारा जो इशू था वो हमने अभी एग्जांपल अपन ने लिया था, 20,000 शेयर्स इशू करना है। तो क्या जो एप्लीकेशन रिसीव होगी वो 20,000 शेयर्स के लिए एग्जैक्ट रिसीव होगी? पूरे हिंदुस्तान में से गली गली मोहल्ले मोहल्ले में से लोगों ने हमारे कंपनी में एप्लीकेशन लगाई है, शेयर अप्लाई करा है कि हमको भी शेयर चाहिए भैया, हमको भी देना, हमको भी देना, ठीक। और जब वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म को कलेक्ट करके हम उसकी काउंटिंग करेंगे तो वो एग्जैक्ट 20,000 निकले, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो सबसे पहला केस, सपोज करो 20,000 शेयर्स इशू करना थे, प्रॉस्पेक्टस इशू करा, 20,000 के लिए एप्लीकेशन आई। ऐसा रेयर केस में होता है, पर अपन ऐसा एजम्पशन लेके चले तो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। सपोज करो 20,000 शेयर्स के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करा था, जब सारे एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करे तो हमारा जो इशू था वो इशू सब्सक्राइब हो सकता है 20,000 के लिए। वो जब इशू सब्सक्राइब हुआ, टोटल काउंटिंग हुई तो हमारा इशू सब्सक्राइब हुआ है 25,000 शेयर्स के लिए। मजा आएगा। इशू करना है 20, इशू सब्सक्राइब हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 25,000 शेयर्स के लिए। तो हम यहाँ बोलेंगे बेटा ओवर सब्सक्राइब हुआ है हमारा इशू। हमारा जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि इशू करना है 20, एप्लीकेशन इशूड हुई है 25,000 शेयर्स के लिए। तो ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और ये सारे ऑप्शन में से जो होगा वो हमने कंडीशन प्रॉस्पेक्टस में क्लियर कर दी होगी। पहला ऑप्शन हो सकता है कि भैया हम इसमें से 20,000 एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उनको शेयर अलॉट कर देंगे, बाकी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और उनका अमाउंट इमीडिएटली उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। क्लियर? नंबर 2, हम
की भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम सारे एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट करेंगे। लेकिन हम शेयर 20,000 से ज्यादा अलॉट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबको देंगे। तो 25 की डिमांड है, अलॉट करना है 20, रिजेक्ट एप्लीकेशन करना नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रोपोर्शनेटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करें, जिसको बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोला जाता है? प्रो RATA राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा रेशो बन जाएगा 25:20। 25 के लिए एप्लीकेशन आई है और 20 हमको शेयर अलॉट करना है। 25:20 छोटा करेंगे तो 5:4। जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उसको 4 शेयर अलॉट किए जाएंगे। जिसने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उसको 8 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। मतलब 5:4 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच का रेशो है, मतलब 5/4। आपने जितने शेयर्स के लिए शेयर्स एप्लीकेशन दी है, अप्लाई करा है, उसका 4/5 आपको शेयर अलॉट किए जाएंगे। तो अगर आपने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था तो 5 का 4/5 4 शेयर्स आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। आपका 1 शेयर्स का एक्सिस अमाउंट कंपनी के पास रहेगा, जो या तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा या आगे कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। उस पर अपन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने शेयर्स इशू करना उतने शेयर्स के लिए इशू हमारा सब्सक्राइब हुआ, बहुत बढ़िया बात। ज्यादा के लिए इशू हमारा सब्सक्राइब हुआ है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि हमको जितने शेयर्स इशू करना थे उतने शेयर्स से कम के लिए हमारा इशू सब्सक्राइब हुआ है, तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्राइब हुआ है। तो हमको शेयर्स इशू करना थे 20,000, ओवरऑल हमारा इशू सब्सक्राइब हुआ है 19,000 शेयर्स के लिए, मतलब टोटल एप्लीकेशन इशू हुई है 19,000 शेयर्स की। तो ये कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? तो जब भी हमने प्रॉस्पेक्टस इशू करा है, जितने शेयर्स इशू करने के लिए उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, तो बहुत बढ़िया बात है। हमारा इशू 100% सब्सक्राइब हुआ है, ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, बहुत बढ़िया बात है। हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है, कम के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, बहुत बढ़िया बात है। हमारा इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ है, बराबर। अब यहां पे जब अपन चर्चा करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन की, तो ये एक ऐसी स्टेज है जहां इनिशियल स्टेज पे कंपनी बनने के पहले बंद भी हो सकती है। ये एक ऐसी स्टेज है जहां प्राइमरी स्टेज पे कंपनी बनने के पहले बंद भी हो सकती है। वो स्टेज होती है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। तो अपने को 20,000 शेयर्स इशू करना थे, कम के लिए एप्लीकेशन आई, ठीक है। सपोज करो 16,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, हमारा इशू जो है 20 की जगह 16,000 शेयर्स से सब्सक्राइब हुआ है, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन। ये जो 20 और 16 जो है, अगर ये 90% से कम है, हमारा इशू 90% से कम सब्सक्राइब हुआ है, तो सेबी ने अपनी गाइडलाइन इशू करी है। सेबी बोलो तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की गाइडलाइन ये बोलती है कि कोई भी कंपनी का इशू यदि 90% से कम सब्सक्राइब होता है, अंडर सब्सक्राइब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक आप लोगों को पसंद नहीं कर रही है, पब्लिक आपके प्रोजेक्ट को पसंद नहीं कर रही है, पब्लिक आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं कर रही है, मतलब कि कुल मिला के आप लायक नहीं हो। तो फिर और आप इस प्रोजेक्ट के लायक ही नहीं हो, आपको ये काम यहीं बंद कर देना चाहिए और मैटर क्लोज करो, ठीक है। तो 90% से कम के लिए अगर आपका इशू सब्सक्राइब हुआ है, अंडर सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ कंपनी आप लॉ बोर्ड के हिसाब से आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है, वहां तक आप इतने शेयर्स की एप्लीकेशन कलेक्ट कर लो, और फिर भी नहीं हो पाता है, 90% इशू आपका सब्सक्राइब नहीं होता है, तो फिर अपने घर बैठो राम राम, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्टेज है जहां कंपनी बनने के पहले बंद हो सकती है। अंडर सब्सक्रिप्शन 90% से कम नहीं होना चाहिए, 90% और उससे अबव के लिए आपका इशू सब्सक्राइब होना चाहिए, तो आपको आगे की परमिशन मिलेगी, नहीं तो वाह दे खेल खत्म।
और अभी तक जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो किसने करे हैं? प्रमोटर्स ने, और वो अभी तक के सारे एक्सपेंसेस प्रमोटर्स को पर्सनली बियर करना पड़ेंगे, वो लॉस प्रमोटर्स को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। और विद इन 15 डेज वो जो एप्लीकेशन मनी है आपके पास रिसीव हुई थी, वो एप्लीकेशन मनी एप्लीकेंट्स को वापस रिटर्न हो जाना चाहिए विद इन 15 डेज, ठीक है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन 90% से कम नहीं होना चाहिए। 90% से कम है तो सेबी की गाइडलाइन में बोलती है कि भैया मिनिमम 90% इशू सब्सक्राइब होना चाहिए, नहीं तो मतलब आप लायक नहीं हो, खेल खत्म, ठीक है ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड रिफंड एप्लीकेशन मनी विद इन 15 डेज। अगर आपका मिनिमम इशू 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो फिर आप सारे एप्लीकेंट्स को उनका अमाउंट विद इन 15 डेज रिटर्न कर दो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आगे बढ़ते हैं। शेयर अलॉटमेंट। तो जैसे ही हमारा इशू सब्सक्राइब होगा हम हमारे सारे एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट कर देते हैं। तो अभी तक वो एप्लीकेंट्स थे, जैसे ही हमने उनको शेयर अलॉट करा तो वो बन गए शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स मतलब कंपनी के मेंबर, और कंपनी के मेंबर मतलब कंपनी का ओनर। तो जैसे ही वो सारे एप्लीकेंट्स को आप शेयर अलॉट करोगे वो सारे एप्लीकेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर होल्डर्स में, कंपनी के मेंबर्स बन जाएंगे। शेयर होल्डर्स बोले तो कंपनी के ओनर, बराबर है। अब यहाँ पे कंपनी के शेयर अलॉट हो गए, कंपनी के शेयर होल्डर्स हमारे सामने आ चुके हैं, कंपनी के मेंबर्स आ चुके हैं, वो ऑनर है उस कंपनी के। अब ये कंपनी किसकी, कौन सी कंपनी पे बात कर रहे हैं अपन? पब्लिक लिमिटेड। तो बोला तो ये जाएगा ये पब्लिक लिमिटेड है, लेकिन अब ये पब्लिक की कंपनी नहीं रही, ये उन पर्संस की कंपनी हो गई, उन मेंबर्स की कंपनी हो गई जिनने इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, लगाया है। पब्लिक में तो हम भी आते हैं, मैं भी आता हूं। आज तक मेरी कोई कंपनी ही नहीं है क्योंकि मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करा। कहने में वो पब्लिक लिमिटेड है लेकिन मेरी नहीं है। तो वो जो शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स हैं, ऑनर है, वो इस कंपनी के ऑनर बन गए। अब ये कंपनी उनकी है, ठीक है। तो पब्लिक लिमिटेड में पब्लिक में से जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा, मेंबर बनेगा, कंपनी का ऑनर बनेगा। और ये ऑनर अपने बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट करा है उस फंड से कंपनी का बिजनेस ऑपरेट होगा, मैनेज होगा, कंट्रोल होगा, और उस कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से वो पार्ट उनको फ्यूचर में मिलता रहेगा, जिसको अपन बोलते हैं डिविडेंड, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभांश, लाभ का अंश, डिविडेंड, ठीक है। अब इस बिजनेस को कैसे मैनेज करें, कैसे चलेगा ये बिजनेस? इतने सारे मेंबर्स हैं, यदि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कराए, 1 लाख शेयर इशू कराए, तो और हर मेंबर को 1 शेयर इशू किया गया है, तो मैक्सिमम इस कंपनी के मेंबर्स 1 लाख मेंबर्स होगा, 1 लाख ऑनर होगा, तो वो 1 लाख मेंबर्स मिलके तो इस बिजनेस को मैनेज, ऑपरेट, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अपन ने इनिशियल स्टेज पे लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि जैसे ही शेयर अलॉट हुए, शेयर होल्डर्स हमारे सामने आ गए। अब कंपनी की फर्स्ट एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी। वो जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको इनवाइट किया जाएगा, जिसकी इच्छा है वो आए, जिसकी इच्छा नहीं आए, ठीक है ना। इनवाइट तो सबको करेंगे। और फर्स्ट एजीएम के अंतर्गत हम सारे मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स का सिलेक्शन करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं जिसको बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर कमेटी, ठीक है। और जैसे ही इलेक्शन के थ्रू वो डायरेक्टर का सिलेक्शन होगा और जैसे ही वो डायरेक्टर सिलेक्ट हो गए, डायरेक्टर्स बन गए, तो वो डायरेक्टर्स कमेटी के मेंबर हो गए। और अब ये बिजनेस हम इस कमेटी के सुपुर्द कर देंगे कि भैया ये वतन अब आपके सुपुर्द है, ये पैसे, ये फंड, ये काम चालू करो और आप इस बिजनेस को ऑपरेट, मैनेज, कंट्रोल, डिसीजन लो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड, और जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट में से हमको हमारा हिस्सा देते रहो, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट एजीएम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम फिर कंपनी लॉ बोर्ड के ऑफिस में जाएंगे,
कि भैया आपने हमारी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर दिया था, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी हमको दे दिया था, आपने बोला था आगे बढ़ो, हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब हम चाहते हैं कि अब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और अपने सामने आती है कि कंपनी के ऑनर तो शेयर होल्डर से, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट, कंट्रोल, डिसीजन, ऑपरेशन से रिलेटेड सारे डिसीजन डायरेक्टर्स कमेटी लेगी। तो जैसा अपन ने पहले डिस्कस करा था, ऑनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीज है। ऑनर जो है वो शेयर होल्डर्स है और मैनेजमेंट, कंट्रोल डायरेक्टर्स के सुपुर्द है। डायरेक्टर्स उस बिजनेस को पूरा मैनेज, कंट्रोल करेंगे और सारे डिसीजन लेते रहेंगे। लेकिन डायरेक्टर्स कमेटी की भी मीटिंग बिजनेस के ऑपरेशन से होती रहती है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टर्स कमेटी की मीटिंग, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस का कोई भी मेजर डिसीजन होगा, कोई प्रॉपर्टी परचेस करना, प्रॉपर्टी सेल करना, कुछ मेजर वर्क करना है, तो फिर उसकी परमिशन इन डायरेक्टर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में सभी मेंबर्स से लेना पड़ेगी। और एनुअल जनरल मीटिंग ईयर टू ईयर कंडक्ट होती रहती है, ठीक है। तो मेजर डिसीजन एजीएम में लिए जाते हैं और बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड डिसीजन डायरेक्टर्स कमेटी लेती है। इनकी भी अपनी कमेटी की मीटिंग कंटिन्यू थ्रू आउट ईयर चलती रहती है। जब जब भी इनको लगे कि कुछ डिसीजन लेना है तो ये डायरेक्टर्स कमेटी की मीटिंग कंडक्ट करे और डिसीजन ले, और जब लगे कि कोई मेजर डिसीजन लेना है तो वो अपने पॉइंट, अपना प्रपोजल एनुअल जनरल मीटिंग में रखे और वहां से एक्सेप्टेंस ले। बराबर है। अब बात आती है इसमें एक और चीज की कि भैया ऑनरशिप हो गई, शेयर होल्डर है, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के सुपुर्द है। तो वो जो प्रमोटर्स थे बेचारे, जो स्टार्टिंग में थे, जिनने इस बिजनेस को प्रमोट करा, उनका क्या? तो यहाँ प्रमोटर्स का काम खत्म। ये कंपनी को प्रमोट करने वाले हैं, इनने कंपनी को प्रमोट करा, कंपनी का फॉर्मेशन करा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा और यहाँ तक की कार्रवाई इनने कंप्लीट कर दी। जैसे ही शेयर अलॉट हुए वैसे ही प्रमोटर्स का काम यहाँ कंप्लीट, ठीक है। तो डेफिनेटली प्रमोटर्स ने भी कहीं ना कहीं कुछ शेयर्स अपने अपने फैमिली मेंबर के नाम से परचेस करे होंगे। तो ये जो प्रमोटर्स है डेफिनेटली कन्वर्ट हो चुके होंगे किसमें? शेयर होल्डर्स में। तो अब प्रमोटर्स का काम यहाँ खत्म हो गया। अब जो भी है वो शेयर होल्डर है, ऑनर है। हाँ, अभी तक जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो अभी प्रमोटर्स ने प्रमोटर्स की जेब से करे हैं, तो ये उसका हिसाब कंपनी को दे देंगे और इनका वो जो एक्सपेंसेस इनने पे करा है, कंपनी वो अमाउंट इनको कंपेंसेट कर देगी कि भैया आपने ये कंपनी के लिए खर्चे करे थे, ये आपका पेमेंट लो और मैटर खत्म करो। तो यहाँ पे अभी तक जितने भी एक्सपेंसेस हुए प्रमोटर्स ने करे हैं, तो वो अमाउंट कंपनी प्रमोटर्स को कंपेंसेट कर देगी और प्रमोटर्स का यहाँ मैटर खत्म। और डेफिनेटली प्रमोटर्स जो है वो शेयर होल्डर्स में आ चुके होंगे और शेयर होल्डर से जब डायरेक्टर्स कमेटी बनेगी तो मैक्सिमम वोट उन्हीं को मिलेंगे, है ना। और जो व्यक्ति उनको नहीं भी जानता है या उनके पास कम वोट है, मान लो इस कंपनी के मैंने भी 10 शेयर्स खरीदे थे, आज फर्स्ट एजीएम कंडक्ट हो रही है मुंबई में, मेरे पास भी लेटर आया कि भैया आप भी शेयर होल्डर हो, आपको भी पधारना है। किस्मत से मैं मुंबई में ही था और वो जो एजीएम कंडक्ट थी मेरे पास इनविटेशन आया था, उसमें नीचे लिखा हुआ था कि खाना डिनर अपन साथ में करेंगे। तो मैंने क्या हुआ यार, बहुत बढ़िया काम है, डिनर भी है, तो मैं भी पहुंच गया। अब मैं वहां किसी को जानता तो हूं नहीं, लेकिन मैंने वो जो 10 शेयर 100 रुपीज भी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, किसको देख के करा था? प्रमोटर्स को। तो मेरा जो वोट जाएगा किसके फेवर में जाएगा? प्रमोटर्स को। तो डेफिनेटली प्रमोटर्स को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेंगे और वो डायरेक्टर्स कमेटी में आ जाएंगे, वो कंपनी के डायरेक्टर्स भी बनेंगे, ठीक है ना। ऐसा अपन मान के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। अब जैसे ही फर्स्ट एजीएम कंप्लीट हुई, डायरेक्टर्स कमेटी बन गई, फिर हम जाते हैं कि भैया हमने सारी का फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली है कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो अब कंपनी का रजिस्ट्रार सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद में हमको एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट। काय का सर्टिफिकेट? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट। और आज से हमारी कंपनी अब बिजनेस कर सकती है। वो जो भी फंड अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन के थ्रू आया था वो सब बैंक में रखा हुआ था,
ये सर्टिफिकेट हम जैसे ही बैंक वाले के हैंड ओवर करेंगे, बैंक वाले वो फंड कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब वो फंड कंपनी का हुआ और आज से कंपनी का कामकाज चालू हो। ठीक है, आपको यहां तक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, बेसिक कंपनी के बारे में। ठीक है ना, बिजनेस स्टार्ट। बी हैप्पी, मस्त रहो। तो अपन ने इन 2 वीडियो के अंतर्गत कंपनी के फॉर्मेशन पे बात करी, कंपनी की बेसिक बातों पे बात करी, टर्म्स क्लियर हो गई सारी। अब अपन थर्ड वीडियो में कल से अकाउंटिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब अपनी अकाउंटिंग यहां से स्टार्ट होती है। बहुत सारी थ्योरी प्रोविजंस अभी डिस्कस करना बाकी है। अब मैं आपको क्वेश्चन पे ले आता हूं पहले, है ना। बीच बीच में जब जहां बात जरूरत पड़ेगी मैं आपसे वो कंसेप्ट्स, वो थ्योरी, वो प्रोविजंस डिस्कस करता जाऊंगा। अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ाने बैठ गया तो फिर आप सब बोर भी हो जाओगे। ठीक है, तो कंपनी के बेसिक के बारे में आपको अच्छी तरह से बातें क्लियर हो गई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अकाउंटिंग के साथ। ठीक है, जब तक के लिए अलविदा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बी हैप्पी। थैंक यू।